हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और मैंने पहले से आप लोगों को ये बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी। कल जब मैं आप लोगों के मैसेज जब देख रहा था तो एक फ्रेंड ने, एक मित्र ने कुछ पंक्ति लिखी थी। उस पंक्ति का सार ये था कि सर, सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग पहले से बात कर रखे हैं तो हमको अलग विषय पर बात करनी चाहिए। मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर पहले बात हुई या नहीं हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें दिन ब दिन परिवर्तन होता है। पॉलिटी की सबसे खूबसूरती यही है कि विषय काफ़ी डायनेमिक है और पॉलिटी की एक सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है टीचर के लिए कि उसे हर दिन पढ़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, पहले टॉपिक हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कभी भी आपको किसी विषय पर मुझे बात करने का अवसर मिलेगा, आपको पहले की तुलना में अलग बात दिखाई देगी। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इसलिए आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो पहला टॉपिक हो चुका है। सभी दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार। हाँ, नमस्कार राजूराम जी, हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हैं आप। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। कई मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में। दोस्तों, मैं फिर आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप टॉपिक को जरूर देखें, हमारे थंबनेल को जरूर देखें। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए जितेंद्र जी, राजस्थान की राज व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, हर आयाम पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं ये चाहता हूं कि भले 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या पौन घंटे भी बात की जाए, लेकिन उस टॉपिक का पूरा जितना उसके बारे में बात कर सकते हैं उन सब के बारे में, उसके सारे आयाम पर चर्चा करनी है। इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है। आप थंबनेल को जरूर देखिएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से अगर संबंधित हो तो बड़ा मजा आएगा। और मैंने पहले से कह दिया, हमारे सारे क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कल की क्लास में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का ढांचा है, किस तरह से जजेस की संख्या है, उस पर बात की थी। और आज दोस्तों आप लोगों से बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, उस पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। और आप ये कदापि ये ना सोचें, कदापि, देखिए मैं जो बात कहने चाह रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप कदापि ये ना सोचें कि ऐसा कोई प्रश्न आता है क्या। जो दोस्त लोग, जिन लोगों ने आरएस का एग्जाम दिया, 2018 वाला जो आरएस का एग्जाम दिया, मेरे हिसाब से 2018 का आरएस का पेपर देखने के बाद, पॉलिटी के प्रश्न देखने के बाद, अब कभी ये नहीं कहना है कि ऐसा प्रश्न आता है क्या। अब यही कहना है कि जितना पढ़ सकते हैं पॉलिटी के बारे में उतना पढ़ लेना चाहिए, जितना डिटेल में पढ़ना चाहिए वो सब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कैसा भी आ सकता है। इसलिए हम लोग हर आयाम को डिटेल में बात करना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, आज हम लोग अपने आप को इसी विषय पर केंद्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा कल संकेत किया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है। कल जब हम लोगों ने अपनी बात को खत्म किया था तो वो बात वहां पर खत्म की गई और वहीं से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। वो है 121वां संविधान संशोधन विधेयक, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में बात करता है। 121वां संविधान संशोधन क्या है, वो किस तरह से पारित हुआ, पारित होने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर अमेंडमेंट किए गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसे किस प्रकार से, किस आधार पर चैलेंज किया गया, उस पर हम लोगों को बातचीत करनी है। और मैंने दोस्तों पहले से कह दिया, हमको बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए। 21वां संविधान संशोधन विधेयक मोदी जी की सरकार के द्वारा अगस्त 2014 में ये विधेयक रखा गया था। 11 अगस्त को रखा ये विधेयक, लोकसभा में रखा गया। बहुत जल्दी ही लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। 3 दिन के भीतर 13 अगस्त तक लोकसभा इस बिल को पारित करती है। लोकसभा से ये बिल पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से भी 14 अगस्त 2014 को ये बिल पारित हो जाता है। दोनों हाउस से जब ये बिल पारित हो जाता है तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, वो ये कहता है
कि दोनों हाउस जब अपने विशेष बहुमत से किसी बिल को पारित कर देते हैं तो बिल इसके बाद में राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। दोस्तों, अरिचित जी क्यों चिंता कर रहे हैं? आर्टिकल 1, 2, 3 आप ऑर्डिनेंस हमारा पुराने वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 368 की जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दे रखी है, उस प्रक्रिया में साफ लिखा हुआ है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको आधे राज्यों का भी अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको साफ मालूम पड़ेगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन यदि संविधान में करना है, देन यू विल हैव टू गेट रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। आपको भारत के आधे राज्यों से अनुमोदन लेना होगा, ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। तो 121वां संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन से जब पारित हो गया तो वो सीधा राष्ट्रपति जी के पास नहीं पहुंचा, वो पहुंचा राज्यों के पास। और भारत में 29 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुडुचेरी, ये 31 राज्य हैं कुल मिलाकर। इन 31 राज्यों के पास पहुंचा वो 121वां संविधान संशोधन विधेयक। और 31 में से जैसे ही 16 राज्य ने इसे अपना अनुमोदन दिया, अनुमोदन देने के पश्चात ये विधेयक गया राष्ट्रपति जी के पास। और दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने इसे अपनी अनुमति दी, इसे अपने हस्ताक्षर किए, इसे अपने एसेंट दिया। और 1 जनवरी 2015 से 121वां संविधान संशोधन विधेयक 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। दोस्तों, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा इस बार आज की क्लास में कि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे फैक्ट दे रहा हूं, बहुत सारी डेट्स दे रहा हूं। इस डेट्स को देने का कारण है, कारण क्या है? 99वां संविधान संशोधन वो संशोधन है जो हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। पूर्णतया कोई संविधान संशोधन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। वो एकमात्र संविधान संशोधन 99वां है, इसलिए इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा विथ फैक्ट, तथ्यों के साथ में चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया। यही कारण है कि हम इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 1 जनवरी 2015 को ये 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। और शायद आप लोग ये भी जानते होंगे, 121वें संविधान संशोधन को सबसे पहले अनुमोदन देने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान था। राजस्थान ही वो पहला राज्य था जिसने 23 सितंबर 2014 को 121वें संविधान संशोधन को अपना अनुमोदन दिया। इसके बाद में 2, 3 और जैसे ही 16 राज्य हो गए, इसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा। 121वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान पर क्या फर्क पड़ा? संविधान में नए आर्टिकल जोड़े। ये जो 99वां संविधान संशोधन है उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल जोड़े गए और वो नए आर्टिकल 3 थे, 124A, 124B, 124C। ये 3 नए आर्टिकल जोड़े गए। ये अपने को बहुत ढंग से पता होना चाहिए। अब इन 3 आर्टिकल्स के माध्यम से क्या क्या हुआ वो भी जरा देखें। अनुच्छेद 124A में एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो दोस्त लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं उन्हीं को मैं ध्यान रखते हुए थोड़ा सा धीरे से बोल रहा हूं। अनुच्छेद 124A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसी संस्था स्थापित की गई अनुच्छेद 124A के तहत। अनुच्छेद 124A के तहत इस एनजैक में टोटल 6 सदस्य होते थे। इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 124A में किया गया। अनुच्छेद 124A के अनुसार एनजैक का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस एनजैक के अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार का प्रावधान किया गया। इस आयोग में 2 सदस्य, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस एनजैक के
सदस्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया। एक अध्यक्ष सीजीआई, 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। भारत का जो विधि मंत्री है, भारत का विधि मंत्री एक सदस्य के रूप में वहां पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। भारत के विधि मंत्री इस एनजैक में पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, एक मेंबर ये हो गया, 2 मेंबर ये होंगे, 2 और 1 3, और 1 मेंबर ये, यानी टोटल हो गए 4, पीछे बच गए 2 मेंबर। इन 2 मेंबर्स के बारे में ये व्यवस्था की गई कि ये एमिनियंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के ये 2 व्यक्ति होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 124A के अंतर्गत एनजैक में किया गया था। और ये एमिनियंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी जो है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, इस संदर्भ में वापस एक कॉलेजियम बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री भी हो, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हो और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों लोग मिलकर राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सिफारिश करते। तो ऐसी स्थिति में ये 2 व्यक्ति एनजैक में नियुक्त किए जाएंगे। एकदम जीतू जी सही कह रहे हैं, ये विधि के जानकार है, एमिनियंट पर्सन है। तो ये एनजैक वाली बात समझ में आई, ये अनुच्छेद 124A में था। अब दोस्तों, इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, 124B। 124B में क्या लिखा हुआ था, इसको भी सुन लीजिएगा। 124B में लिखा हुआ था कि ये एनजैक भारत के मुख्य न्यायाधीश, 1, ये एनजैक सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 2, ये एनजैक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये एनजैक हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, 3, और ये एनजैक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करने का काम दिया गया। इस एनजैक को मैं वापस बोलता हूं, ये एनजैक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन बनेंगे, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, हाई कोर्ट में जजेस कौन बनेंगे, तथा हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करने का काम इस एनजैक को दिया गया था। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 124B में था। हाँ मोहर जी, कौन सा आर्टिकल पढ़ाने की बात कर रहे हैं? वापस मैं इस आर्टिकल को बोल रहा हूं। अनुच्छेद 124A में एनजैक की संरचना का उल्लेख था और अनुच्छेद 124B में एनजैक के कार्यों का उल्लेख था, जो आपके सामने है। और दोस्तों, अनुच्छेद 124C में ये लिखा हुआ था कि एनजैक के संदर्भ में अन्य जो कार्य हैं, एनजैक किस तरह से काम करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इस संदर्भ में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी संसद को दी गई थी। ऐसा अनुच्छेद 124C में लिखा गया था। ये तो था 99वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों, आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे मित्र लोगों ने 99वां संविधान संशोधन को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आपको कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूं। ये जो अनुच्छेद 124C है, जिसके तहत एनजैक के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी जो संसद को दी गई थी, उसी के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124C के तहत हमारी भारत की संसद ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था एनजैक एक्ट 2015, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015। और ये वाला जो अधिनियम है, ये अधिनियम 13 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है। आप कदापि ये ना सोचें कि सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो वो केवल 99वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एनजैक एक्ट 2015 और 99वां संविधान संशोधन दोनों को कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया, उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। आपको जानकर दोस्तों बड़ा अचंभा होगा, सरप्राइज होगा कि हमारी जो संसद है,
शुभम जी, संविधान संशोधन के संदर्भ में अपनी क्लास हो रखी है, पुराने वीडियो देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुराने टॉपिक देखें आप, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। 2015 में जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था 99वें संविधान संशोधन को, तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी संसद में छोटे छोटे प्रस्तावों पर, छोटी छोटी बातों पर पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई आपको पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, 121वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों हाउस ने पारित करने में केवल 3 से 4 दिन लगाए। एक संविधान में संशोधन किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही थी, उस सिस्टम को आप समाप्त करने जा रहे थे, एक नया सिस्टम लॉन्च किया जा रहा था और उसको 3-4 दिन में ही पारित कर दिया संसद में सारे लोगों ने मिलकर। सर्वसम्मति, लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ था 121वां संविधान संशोधन विधेयक। केवल राज्यसभा में राम जेठमलानी ने उसका विरोध किया और बाद में राम जेठमलानी ने ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अप्रैल 2015 में 99वें संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया और जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो इस वाद का जो नाम बना, वो नाम कुछ इस तरह से बना, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, उन एडवोकेट्स को, कुछ एडवोकेट्स को हम लोग एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। उन लोगों की जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 2015 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आप कदापि ये ना सोचें कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट अकेले इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक अकेला टॉपिक नहीं होता है, हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। इसी तरह की मैं बात कुछ यहाँ पर करने जा रहा हूँ। इस मामले में 2015 में जब 99वें संविधान संशोधन को और एनजैक एक्ट 2015 को कोर्ट में चैलेंज किया गया, मैंने आप लोगों से शायद पहले कई बार कहा होगा कि जब भी कोई ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक न्यायाधीश नहीं होता है, 2 न्यायाधीश नहीं होते हैं। उन मामलों को सुनने के लिए हमेशा संविधान पीठ का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित की जाती है। और आप लोगों को यह भी आइडिया होना चाहिए कि संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और मालूम होना चाहिए, संविधान पीठ की अध्यक्षता अमूमन प्राय भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन कभी कभार मुख्य न्यायाधीश ना भी करते हैं। कारण ये है कि कई बार खुद मुख्य न्यायाधीश उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई बार मुख्य न्यायाधीश के खुद के इंटरेस्ट निहित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी और व्यक्ति को भी संविधान पीठ का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही मामला इस संदर्भ में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 2015 के इस मामले में संविधान पीठ का गठन किया। 5 न्यायाधीश उसमें सदस्य थे और संविधान पीठ की अध्यक्षता, जीतू जी एकदम सही कह रहे हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं, कम से कम होते हैं। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन जो न्यायाधीश थे JS कहर साहब, जगदीश शरण कहर साहब जो हैं, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता की। हालांकि मैं आपको पहले से कह रखा हूं, मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जब उनके खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो ये जरूरी नहीं है। प्राकृतिक न्याय का पालन करना जरूरी होता है। JS कहर साहब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, फिर भी इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, 16 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, 5 न्यायाधीशों की इस पीठ ने, JS कहर की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने इस 99वें संविधान संशोधन को सिरे से खारिज कर दिया। या आपके मन में 2-3 प्रश्न आ रहे होंगे, ये सिरे से खारिज क्यों किया गया, क्या आधार बने, इसी को तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में
ये जो खारिज किया गया उसको चैलेंज करने वाले लोगों में राम जेठमलानी का नाम था, वेणुगोपाल भी उसमें थे। तो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट ने 99 संविधान संशोधन की खिलाफत की थी। सरकार का पक्ष कमजोर पड़ गया था। क्यों खारिज किया, तो जरा सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा सरकार से, एनजैक में जो 2 एमिनिएंट पर्सन, 2 विधि के जानकार जो व्यक्ति सदस्य होंगे वो कौन लोग होंगे, आप इसको क्लियर कीजिए। ये पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सरकार इस सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 विधि के जानकार जो भी व्यक्ति आप मेंबर बनाएंगे उनको अभी आप ढंग से नहीं बता रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बताइए एनजैक करेगा क्या। तो जरा सुनिएगा, एनजैक यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, बहुत ध्यान से सुनना आप, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा किस बात के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बनेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे, और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के संदर्भ में एनजैक को काम दिया गया राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए। एनजैक किसी भी नाम को जब भेजेगा राष्ट्रपति के पास, जैसे समझ लीजिए ए व्यक्ति को वो जज बनाना चाहते हैं, उनका नाम भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि एनजैक ये नाम किस प्रकार से भेजेगी, तो इसमें प्रावधान किया गया बहुमत से भेजेगी। एनजैक में 6 सदस्य थे और बहुमत का मतलब है 4 सदस्य, यानी 4 सदस्य यदि ए व्यक्ति को जज बनाना चाहते हैं तो इस ए नाम का व्यक्ति का जो नाम है वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया, लेकिन साथ में ये लिखा कि नाम बहुमत से जरूर भेजा जाएगा, लेकिन इन बहुमत में एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, क्योंकि याद करिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जिस पर हमने कल चर्चा की थी, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श किया जाएगा। तो एनजैक नाम भेजेंगे राष्ट्रपति को और नाम बहुमत से भेजे जाएंगे, और बहुमत में एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है, ये सिस्टम किया। पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अगला क्या प्रश्न पूछा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राष्ट्रपति के लिए एनजैक की सिफारिश बाध्यकारी होगी? तो सरकार ने कहा जी नहीं, राष्ट्रपति एनजैक की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति एनजैक की सिफारिशों को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, इस प्रकार का प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अगला प्रश्न पूछा, इसके बाद क्या होगा? तो सरकार ने कहा अगर एनजैक की सिफारिश को राष्ट्रपति लौटाते हैं और एनजैक यदि उसी व्यक्ति को जज बनाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में एनजैक वापस सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन इस बार अगर सिफारिश करेगा तो वो सर्वसम्मति से करनी होगी, ऐसा प्रावधान किया। बस इसी ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत थी? तो जरा दोस्तों इसको देखिएगा क्या दिक्कत है। एनजैक में टोटल मेंबर्स कितने? 6 मेंबर। याद करिएगा, इन 6 में से, यस मैं इसी बात पर आ रहा हूं, इन 6 मेंबर में से एक मेंबर कौन? विधि मंत्री। एनजैक में एक मेंबर विधि मंत्री पदेन सदस्य के रूप में। ओके, एनजैक ने ए नाम का व्यक्ति का नाम भेजा कि इनको आप सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति के पास नाम भेजा गया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस संदर्भ में जो भी निर्णय लेगा वो मंत्री परिषद से विचार विमर्श करेगा। बाय द वे, मंत्री परिषद ने कह दिया कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाना है, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे एक बार नाम भेज देंगे वापस तो क्या होगा? एनजैक वापस भेज देगा, लेकिन वापस कैसे भेजेगा? सर्वसम्मति से भेजेगा। और सर्वसम्मति का मतलब 6 के 6 लोगों की सहमति, और 6 लोगों की सहमति होगी कहां से? क्योंकि उनमें से एक मेंबर तो विधि मंत्री है जो मंत्री परिषद का सदस्य है। राष्ट्रपति जी अगर एक बार नाम वापस भेज देंगे तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जज बनने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस यही बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। और दोस्तों, संविधान की आधारभूत संरचना,
संविधान की आधारभूत संरचना पर भी कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संविधान की आधारभूत संरचना पर आघात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के जो अलग अलग कार्य दे रखे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए 99वां संविधान संशोधन पूर्णतया रद्द कर दिया। न केवल रद्द किया बल्कि कॉलेजियम व्यवस्था, जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उस कॉलेजियम व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने वापस बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 99वां संविधान संशोधन सही नहीं है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था जो कि प्रचलित थी उसी विधि से होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातें मालूम होना बहुत जरूरी है। कॉलेजियम व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र लोग हमारे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जो आरएस मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, ये जो कॉलेजियम व्यवस्था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही करते हैं। क्योंकि कॉलेजियम में 5 लोग जो है वो कौन है, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और वो लोग राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति एक बार सिफारिश लौटा दे और कॉलेजियम अगर वापस सिफारिश भेजता है तो राष्ट्रपति को इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। इससे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में न्यायपालिका का एकाधिकार है, मोनोपोली है। तो ये भी सिस्टम सही नहीं है। लेकिन अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का यह उल्लंघन है। कार्यपालिका का हस्तक्षेप यानी राजनीतिक हस्तक्षेप, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो जो नया सिस्टम उभर कर आया उसी का नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। दोस्तों, थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो एमओपी जिस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, एमओपी के बारे में आपको बहुत, यस महेंद्र जी, मैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एमओपी के बारे में आपको कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलेगी, हम इसको क्लियर करना चाहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी हमारी केंद्र सरकार और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे की जाए, चीफ जस्टिस कौन बनेगा, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर कैसे की जाए, इस संदर्भ में जिस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है, जो दस्तावेज बनाया, उसी का नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका और हमारी केंद्र सरकार यानी हमारी कार्यपालिका दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में जो दस्तावेज बनाया, उसी का नाम है एमओपी। एक दूसरी बात, ये एमओपी फरवरी 2018 में यानी अब लगभग 5-6 महीने पहले ही ये अस्तित्व में आया। और दोस्तों, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे, आप सभी को बहुत सारा नमस्कार, हाँ धोख मैं स्वीकार कर रहा हूँ नरसिंह राम जी। आपको आइडिया होगा, जिस दिन में हम लोगों ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, उस दिन भी मैंने एमओपी के बारे में बात की, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। आजकल अब इस प्रकार के सवाल पूछे जाने लग गए हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है क्या? फरवरी 2018 में इसे स्वीकार किया गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत बारीकी से सुने आप। एमओपी ये कह रहा है, क्योंकि चूंकि हम लोग अभी बात सुप्रीम कोर्ट की ही कर रहे हैं, अभी हाई कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बारे में थोड़ा विस्तार से अभी केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही करेंगे, हाई कोर्ट पर बाद में चर्चा करेंगे। साफ लिखा हुआ है, सीजीआई की अगर नियुक्ति करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं हमारा सीजीआई का पोस्ट खाली होने वाला है अक्टूबर 2018 में, 2 अक्टूबर को दीपक मिश्रा जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एमओपी कहता है कि सीजीआई को अगर नियुक्त करना है तो इस संदर्भ में पहल भारत सरकार का विधि मंत्रालय करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीजीआई की अगर नियुक्ति करनी है तो इस संदर्भ में पहल कौन करेगा? विधि मंत्रालय करेगा। एक
संघ सूची में आता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अर्चित जी, कैसा सवाल पूछा आपने। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति पूरी तरह से संघ सूची में, तो ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी संघ सूची में आएगा। सूची में आना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति किसके हाथ में है? यूनियन के हाथ में, तो ऑब्वियसली ये संघ सूची का ही बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात है तो पहल विधि मंत्रालय करेगा। विधि मंत्रालय भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है उनको एक पत्र लिखेगा और उनसे एक प्रश्न पूछेगा, आप अपने उत्तराधिकारी के संदर्भ में नाम भेजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिस व्यक्ति को ठीक समझेंगे, वैसे साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज का नाम सीजीआई भेजेंगे, लेकिन वहां पर एक बात लिखी हुई है, फिटनेस, जिसकी फिटनेस सही हो उस व्यक्ति का नाम भेजेंगे। सीजीआई अपनी सिफारिश विधि मंत्रालय को कर देंगे। विधि मंत्रालय इस संदर्भ में फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजेगा और प्रधानमंत्री इस संदर्भ में सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पहल विधि मंत्रालय करेगा। विधि मंत्रालय सही समय पर, उचित समय पर सीजीआई को लेटर लिखेंगे। सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के संदर्भ में सिफारिश वापस विधि मंत्रालय को करेगा। विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री को फाइल भेजेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने अनुशंसा करेगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया इसमें कहीं पर भी मंत्री परिषद जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, जैसा कि हमको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सिफारिश करती है। यहां मंत्री परिषद नहीं है, यहां रोल विधि मंत्रालय का है। एक तो बात ये हम लोगों ने क्लियर की। दूसरी बात याद रखिएगा, हम लोग आज बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति में विधि मंत्रालय पहल करेगा, लेकिन बात अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की है, बहुत बारीकी से सुनिएगा, बात यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में है, एमओपी कुल मेंबर नहीं, एमओपी कोई संगठन थोड़ी है। अरे क्या कर रहे हैं नरसिंह जी, एमओपी कोई संगठन नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट है जो ये बतलाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी। उसकी प्रक्रिया को बतलाने वाला दस्तावेज है वो एमओपी है। कृष्णदेव जी भी यही प्रश्न पूछ रहे कि एमओपी के मेंबर कितने होंगे। मेंबर के नहीं है, ये कोई ढांचा थोड़ी है, ये तो प्रक्रिया का नाम है। एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब ही प्रक्रिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में पहल सीजीआई करेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में पहल भारत का विधि मंत्रालय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में पहल सीजीआई करेगा। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो पद रिक्त हैं, इस संदर्भ में विधि मंत्रालय को सिफारिश भेजेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, विधि मंत्रालय को सिफारिश भेजेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या अकेला चीफ जस्टिस विधि मंत्रालय को सिफारिश भेजेगा? जी नहीं, पहल करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। और इस संदर्भ में आप लोग जानते हैं एक कॉलेजियम है और उस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके योग्य व्यक्तियों का नाम, जो फिट है, जिसकी फिटनेस सही है, उस व्यक्ति का नाम विधि मंत्रालय को भेजेंगे। विधि मंत्रालय इस संदर्भ में उनके बारे में जांच करवाएगा। जांच करवाने का मतलब है जिस व्यक्ति का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भेजा गया है वो व्यक्ति कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उन्होंने अगर वकील के रूप में वो काम किए हैं तो वकील के रूप में उन्होंने किस प्रकार के मुकदमे सुने हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की गई है। और अगर वो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का जज है तो ऐसी स्थिति में उनका करैक्टर किस प्रकार का रहा है, इस सारे मामलों की जांच भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विधि मंत्रालय करवाता है। और जांच करवाने के बाद अगर उनको वो नाम उपयुक्त लगता है तो भारत का विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास उस फाइल को भिजवा देता है, उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री को भिजवा देता है और प्रधानमंत्री फिर इस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास भिजवा देते हैं। दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि कॉलेजियम सिफारिश करता है,
मंत्री परिषद को, जबकि ऐसा नहीं है। कॉलेजियम सिफारिश करेगा विधि मंत्रालय को, विधि मंत्रालय जांच करवाएगा और इसके बाद में विधि मंत्रालय नाम प्रधानमंत्री के पास भेजेगा और सीधा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनका नाम भेजेगा। ये नया सिस्टम है, ये सिस्टम पहले नहीं था। इसी सिस्टम का नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जोसेफ साहब को जज बनाया गया अभी 15-20 दिन पहले। इंदिरा बनर्जी को भी जज बनाया गया था। वो जोसेफ साहब वही जोसेफ साहब है जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनको नियुक्ति को लेकर क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम पर हमको बातचीत नहीं करनी है, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम ये कहता है कि कॉलेजियम यदि विधि मंत्रालय को किसी व्यक्ति का नाम भेजते हैं, जैसे कि कॉलेजियम ने जोसेफ साहब का नाम विधि मंत्रालय को भेजा, विधि मंत्रालय को उनके नाम पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, विधि मंत्रालय ने वापस कॉलेजियम को नाम भेज दिया, लेकिन कॉलेजियम ने जोसेफ साहब का नाम को वापस भेजा। आखिर में विधि मंत्रालय को उनकी सिफारिश स्वीकार करनी पड़ी। विधि मंत्रालय ने नाम जोसेफ साहब का प्रधानमंत्री जी को भेजा, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को भेजा और जोसेफ साहब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। इस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये MOP मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, एकदम नई बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, दोस्तों हम लोगों ने आज इस विषय पर बात की। अब हम लोग, मैंने आपको पहले से कह दिया, हम लोग बहुत धीमे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए, मुझे मालूम है बहुत सारे मित्र लोग इस तरह के मैसेज भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट हो रखा है। देखिए, आप इनकी सब चिंता करना छोड़ दीजिए, आप इस सब की चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य साफ है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भारत के संविधान के बारे में, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको देनी है और हर बात को बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करनी है। तो आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में बात की। कल हम लोग इसी टॉपिक को इससे आगे स्टार्ट करेंगे, उनकी शपथ के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनकी सेवानिवृत्ति अवधि के बारे में, और समय अगर सेट रहा तो किस तरह से न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप इसी तरह से YouTube चैनल को देखते रहिएगा, अपने सुझाव जरूर भेजिए। मैंने पहले से कह दिया है, मैं हर मैसेज को पढ़ता हूं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.